नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 46 से 50 व आकलन 8 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 45 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 46। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि व्यवहारिक व्याकरण जो है उससे संबंधित प्रश्न है। प्रत्यय और उपसर्ग है, उसकी समझ है वो आप में विकसित होनी चाहिए। प्रत्यय क्या चीज़ होती है और उपसर्ग क्या चीज़ होती है। प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगने का काम करता है। अब इससे संबंधित अपन प्रश्न देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दिए गए प्रत्यय और उपसर्ग से नवीन शब्द बनाइए। प्रत्यय और उपसर्ग से आपको नवीन शब्द बनाने हैं। तो जो शब्द है जैसे चल, चल के जस्ट आगे जो ये ए लगा है तो ये आपका उपसर्ग है। चल में ए उपसर्ग लगा तो अचल बना। इसी तरह समाज में एक प्रत्यय लगा, ये प्रत्यय है। समाज में एक प्रत्यय लगा तो सामाजिक बन गया है। इसी तरह सत्य में ए उपसर्ग लगा तो असत्य बन गया। न्याय में ए उपसर्ग लगा अन्याय बन गया। साधारण में ए उपसर्ग लगा तो असाधारण बन गया। इसी तरह लोक में एक प्रत्यय लगा तो लौकिक। विचार में एक प्रत्यय लगा वैचारिक। शरीर में एक प्रत्यय लगा तो शारीरिक बन गया। इस तरीके से प्रत्यय और उपसर्ग है वो लगाने होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा जो प्रश्न है आपका वो प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढकर गोला कीजिए। आपको प्रत्यय जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसी शब्द को ढूंढना और गोला करना है। तो इस वीरता के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। किसके अंदर? इस वीरता के अंदर है वो प्रत्यय लगा हुआ है। जनता जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ईमानदार में दार प्रत्यय लगा हुआ है। पालनहार में हार प्रत्यय लगा हुआ है। पालनहार में हार प्रत्यय है वो लगा हुआ है। दौड़ना में ना प्रत्यय लगा हुआ है। चमकीला में इला प्रत्यय लगा हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए किसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें है आपका इला प्रत्यय है, इसमें ना प्रत्यय है, इसमें हार प्रत्यय है, इसमें ता प्रत्यय है, इसमें भी ता प्रत्यय। जनता में ईमानदार में दार प्रत्यय है। इस प्रकार ये प्रत्यय लगे हुए हैं। देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 को। तीसरा जो प्रश्न है दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखिए। आपको इसमें उपसर्ग है वो अलग करना। अपमान जो शब्द है इसमें अप उपसर्ग है और मान शब्द है। कमजोर में कम उपसर्ग है, जोर मूल शब्द है। उपदेश में उप उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। प्रदेश में प्र उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। बाकायदा में बा उपसर्ग है और कायदा जो है ये मूल शब्द है। निर्धन में निर उपसर्ग है और धन है वो मूल शब्द देखने को मिलता है। इसी तरह आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दिए गए शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नया शब्द है वो बनाना है। जैसे ठंड जो शब्द है इसमें आ प्रत्यय जोड़ोगे तो ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार चिकना शब्द है इसमें आहट प्रत्यय जोड़ोगे तो चिकनाहट हो जाता है। इसी तरह मामा में एरा प्रत्यय जोड़ोगे तो मामेरा हो जाता है। धन में वान प्रत्यय जोड़ा धनवान हो गया। लिख में आई प्रत्यय जोड़ा तो लिखाई हो जाता है। आगे देखो चमक जो है इसमें इला प्रत्यय जोड़ा चमकीला हुआ। शक्ति में मान प्रत्यय जोड़ा शक्तिमान हो गया। जयपुर में इया प्रत्यय जोड़ा जयपुरिया हो गया। सुन में हरा प्रत्यय जोड़ा सुनहरा हो गया। शक्ति में शाली प्रत्यय जोड़ा तो शक्तिशाली हो गया। इस तरीके से आपको प्रत्यय लगा करके नए शब्दों का निर्माण करना होता है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 47 की तरफ। इसमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो एक बार इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया के घर पहुंच गया, लेकिन गुंजन नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए साहिल सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था जो बहुत बड़ा था। वह ईंटों का बनाया हुआ था।
तीनों कुछ दूर आने के बाद खंडहर पर रुके। खंडहर काफ़ी पुराना था, उसकी ईंटें जो है वो टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई गीली ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो ये कुछ ऐसी कहानी थी। तो इस कहानी से ही आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस कहानी से संबंध रखते हैं। साहिल शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? किसके घर पहुंच गया था? तो साहिल शाम होने से पहले रवि और सोनिया जो है उसके घर पहुंच गया था। दूसरा प्रश्न है, ईंटों के भट्टे पर क्या क्या काम हो रहे थे? तो कोई ईंट बना रहा था, तो कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, तो कोई उसे गूंथता, कोई गीली मिट्टी को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। ये काम है उस भट्टे पर हो रहे थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, कि ईंट बनाने में कौन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? ईंट बनाने में निम्न चीज़ों जैसे पानी का, मिट्टी का, सीमेंट का, सांचे का, आग की भट्टी का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। जैसे खंडहर शब्द है, इसका अर्थ क्या लोगे? खंडहर का मतलब होता है जर्जर भवन। कोई भी जर्जर भवन होते हैं उसे कहते हैं खंडहर। दूसरा देख, गूंदना। गूंदना का मतलब होता है मिलाना। जैसे आटों को, आटा जो होता है उसे गूंदा जाता है, मिट्टी को गूंदा जाता है, मिलाया जाता है। इमारत का अर्थ होता है मकान या भवन को कहते हैं इमारत। निर्माण का मतलब होता है बनाना। निर्माण का अर्थ क्या होता है? बनाना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न है कि ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचता है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप इस प्रश्न का जवाब है वो अपने अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है तो किस प्रकार पहुंचता है? ईंट बनाने की प्रक्रिया में बड़ी बड़ी भट्टियों का उपयोग किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत भारी मात्रा में होता है। इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। छठा है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मिट्टी से आप ईंट बनाते हो तो मिट्टी से मटका भी बना सकते हो, गुल्लक बना सकते हो, तवा बना सकते हो, खिलौने बना सकते हो, बर्तन बना सकते हो, दीपक बना सकते हो, बोतल है, चिलम है, परात है। बहुत सारे वस्तुएं हैं जो मिट्टी की बनाई जा सकती हैं। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 48। ये आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के जवाब देने हैं। पढ़ते हैं गद्यांश को। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उससे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा से नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनमें काम लिया जा सकता है। देखते हैं किस प्रकार इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो अंगों की गति है वो मांसपेशियों के द्वारा होती है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो मांसपेशियां जो होती है उनको हम सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, ये सब काम है मांसपेशियों के द्वारा ही संभव होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती हैं, लिखिए। तो कौन कौन सी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, कौन सी अनियंत्रित होती हैं? जैसे चलना, इसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, ये नियंत्रित होती हैं। अनियंत्रित, हृदय का धड़कना हमारे नियंत्रण में नहीं है, हार्ट अटैक का आना हमारे नियंत्रण में नहीं है, श्वास लेना ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। हमें योगासन भी करना चाहिए। क्यों? हमें योगासन भी करना इसलिए चाहिए क्योंकि हम स्वस्थ रहते हैं। इससे
हमारे शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी बढ़ता है। इसी तरह आगे प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर जो 3 है, वाक्यों में से विशेषण शब्द है वो छांट करके बताने हैं। पहला देख लेते हैं, मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सफ़ेद जो है ये विशेषण शब्द है। दूसरा देख लेते हैं, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। तो कितने किलो? 10 किलो। तो यहाँ 10 किलो विशेषण हो गया। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। तो यहाँ कुछ जो है ये विशेषण हो गया। मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो लाल है ये विशेषण है। कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे बहुत जो है ये विशेषण है। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना था। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 49 की तरफ। डायरी लेखन विद्या का उपयोग कर पाना। नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन है वो लिखना है। 1 जुलाई 2023 शाम 5 बजे से इनको पढ़ना है, फिर अपन भी इसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा और आज हम नई कक्षा 8 में बैठने वाले थे, इसलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया। हमारी नए कक्षा पहुँचे। स्कूल में प्रार्थना शुरू की जिसमें मैंने छुट्टियों के दिनों के बारे में बताया। छुट्टियों में मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों और किलों के बारे में भी बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन पर मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद वापस घर आ गया। इस तरह ये लिखा है। अब आपको भी इसी तरह लिखना है। जैसे 15 अगस्त 2024 समय लिख दीजिए 1 बजे का। अब आप क्या लिखोगे? जैसे 15 अगस्त था, आज का दिन खुशी का था। मैं सुबह 8:45 पर स्कूल गया। आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए उत्साह और खुशी का दिन था। मैंने भाषण प्रतियोगिता में भाग भी लिया और मैं बहुत खुश था। आज के दिन मुझे अपने इस भाषण प्रतियोगिता में इनाम है वो भी दिया गया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, फिर मैं घर आ गया। इस तरीके से आपको भी ये डायरी लेखन में लिखना था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, पहेली हल कीजिए। पास पास दो बहनें रहती, एक दूसरे से कुछ न कहती, एक दूसरे को देखना चाहे, बिना आईना देखने पाए। तो इसका हो जाता है आँख। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 50। पोस्टर की सूचनाओं का विश्लेषण कर लिख पाना। दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये पोस्टर है जिसमें एक में लिखा है पोस्को एक्ट, एक में लिखा चाइल्ड प्रोटेक्शन पोस्को एक्ट 2012, एक में 1098 डायल करें। अब इससे संबंधित पोस्टर से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में किसी साथी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर क्या करेंगे? कॉल करेंगे। यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? हम अपने साथी की मदद करेंगे और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है उस पर कॉल भी करेंगे। हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? तो हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन की और पोस्को एक्ट 2012 की मदद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर है तो आपको बताना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। इसी तरह अब आता है आंकलन नंबर 8 और उसका पहला प्रश्न है पोस्को एक्ट है। क्या है पोस्को एक्ट? तो ये छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, एक तरह का एक ये एक्ट है। दूसरा, हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है तो वो कैसा है? झुकने के लिए भी है, चलने के लिए भी है, लेटने के लिए भी है, यानी सभी के लिए है। कु उपसर्ग का अशुद्ध उदाहरण कौन सा है? तो कु उपसर्ग का कुमार है, ये अशुद्ध उदाहरण है। कुमार में कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। मुहावरों के साथ उसे उचित अर्थ का मिलान कीजिए। श्री गणेश करना का मतलब होता है तैयार शुरू करना। लाल पीला होना का मतलब बहुत क्रोधित होना। सक्के छुड़ाना, बुरे तरीके से हराना। कमर कसना यानी तैयार होना। इस तरीके से यह आपको करना था।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। पढ़ाई शब्द है, इसमें प्रत्यय लगेगा तो पढ़ धन आई प्रत्यय लगा। सजावट में आवट प्रत्यय लगा। गाड़ीवान में वान प्रत्यय, क्रोधित में इत प्रत्यय, सुखी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द है वो अलग अलग करने हैं। विज्ञान अजय जो है इसमें उपसर्ग ए है और जय मूल शब्द है। विज्ञान में वी उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। सुशासन में सु उपसर्ग और शासन है वो मूल शब्द है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर जो 7 है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो हमारे देश में तरह तरह के भोजन और तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। तो हमारे देश में तरह तरह के भोजन और तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। उचित विराम चिन्ह लगाया और वाक्य को पूरा कर दिया। तो दूसरा है शेर बोल उठा स्वागत है सियार महाराज। तो इसको क्या करना है, शेर बोल उठा, इसको लिखना था शेर बोल उठा स्वागत है सियार महाराज। इस प्रकार शेर बोल उठा। आगे देखते हैं, दी गई विराम चिन्हों और उनके नामों का सही मिलान कीजिए। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है तो इसका ये पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक है तो ये प्रश्नवाचक है। विस्मयादि बोधक है, ये विस्मयादि बोधक, यहाँ विस्मयादि बोधक लगा। अल्प विराम है तो ये अल्प विराम है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों को पूरा करना है, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम होना। आवश्यकता ज़्यादा और आपूर्ति कम होना। अब वाक्य में प्रयोग करोगे तो सीमा के लिए सुबह का नाश्ता ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। दूसरा देखोगे तो खून पसीना एक करना, यानी कठोर परिश्रम करना। और वाक्य में प्रयोग करोगे सीमा ने कक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। घोड़े बेच कर सोना, यानी निश्चिंत होकर के सो जाना। भावेश ने अपना सब कुछ खोकर घोड़े बेचकर सो गया, जैसे वह घोड़े बेचकर सो गया। इस तरीके से अपनी क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। मैंने कार्यपत्रक नंबर 46 से 50 तक आपको हल करवा दिए, साथ ही साथ आंकलन नंबर 8 भी हल करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर मेरी क्लास आपको अगर पसंद आए, मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।